नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो मुख्यतः है एक ऐसे व्यक्तित्व से जो एक शिक्षाविद रहे, राजनीतिज्ञ रहे, बहुभाषी रहे और उदार व्यक्तित्व के साथ-साथ एक प्रमुख दर्शन शास्त्री भी रहे। जी हाँ, कहते हैं माता-पिता के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण गुरु का दर्जा होता है, वो आपके शिक्षक का होता है। शिक्षक आपको सामाजिक ज्ञान के साथ-साथ आपके व्यक्तित्व निखार में भी बहुत सहयोग करते हैं। यदि आपके जीवन में एक अच्छे शिक्षक मिल गए हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक मिल गए हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे, जो न केवल स्वयं का विकास करेगा, अपितु राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग करेगा। मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और हम जो आज इस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, इनसे संबंधित प्रमुख रोचक प्रसंग हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एंड ऑफ द क्लासेस पे बिल्कुल सुनाऊंगा। लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है और ये देखना है कि ये आपके एग्जाम में कैसे रिलेटेबल है। आपको कौन-कौन से तथ्य जो अभी तक नहीं पता थे वो जानने को मिलेंगे। साथ में जब हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 की बात कर रहे हैं, पेपर 4 का पार्ट जीएस 4 पेपर जो है, जीएस 4 जब आप देखेंगे मतलब जनरल आपका जो है पेपर, उसका पेपर जो मेंस का है चौथा, चौथे का पार्ट ए चेक करिएगा और उसकी यूनिट 1 में ही इनके बारे में वर्णन किया गया है। जिनके साथ-साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो स्वामी विवेकानंद, उसके साथ महर्षि अरविंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे प्रमुख विचारकों को आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम से भी रिलेटेबल है। जी हाँ, इसके साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने भी होंगे। उनके लिए अब आप जो है अपने स्क्रीन्स को देखें तो उस पर आपको एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है कि राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी होना चाहिए। आज 5 सितंबर के संदर्भ में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आपका ये संपूर्ण वीडियो रहेगा जो न केवल आपको काम में आएगा अपितु आपके मेंस में भी सहायक होने वाला है। तो चलिए बिना देर करे हुए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इनके संदर्भ में सर्वप्रथम आप देखें कि एक डाक टिकट जारी करा गया है। डाक टिकट आप देख पा रहे होंगे। उस समय 15 पैसे का डाक टिकट है ये और भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं किस संदर्भ की बात हो रही है। 1962 टू 67 जो है इनका कार्यकाल रहा, वो किस संदर्भ में रहा ये भी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। पर कुछ बातें ऐसा मानते हैं या जानते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सर्वप्रथम यदि मैं आपसे बोलूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए संपूर्ण विश्व को जो है एक विद्यालय मानते थे। मतलब पूरा विश्व से आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो नजरिया होना चाहिए उस चीज को समझने का। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन में अनेक उच्च पदों को धारित करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इनका जो योगदान है वो अमूल्य माना जाता है। इस आधार पर उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए, देखिए शिक्षा एक ऐसी कह सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट है, यदि उसको आप उचित तरीके से दोगे तो यह समाज निर्माण में सहायक होगी और यदि यही शिक्षा गलत तरीके से व्यक्ति तक पहुंचती है या विद्यार्थियों तक पहुंचती है तो यह समाज के विघटन का कारक भी बनेगी। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आजकल जो समाज में अशांति फैल रही है उसके पीछे कारण उनको दी जा रही शिक्षा दीक्षा ही है बच्चों। मतलब यदि आपके मन में गलत थॉट्स दिए जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व भी गलत तरीके से ही उभरेगा आगे चल के। तो यदि इनका कहना था कि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको क्या करा जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इस आधार पर आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि जन्म कब हुआ तो 5 सितंबर 1988 को। राधाकृष्णन का जो संपूर्ण दर्शन है प्यारे विद्यार्थियों, यह अद्वैत वेदांत पर आधारित था। किस पर आधारित था? अद्वैत वेदांत पे। समझ गए? तो अद्वैत वेदांत की जो फिलोसॉफी है इस पर बेस्ड था और इसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूं कि आप शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत को अद्वैत वेदांत को समझते होंगे। शंकराचार्य जी के अनुसार ये बात कही गई थी कि इस समूचे विश्व में यदि कुछ सत्य है तो वो सत्य क्या है? ब्रह्मा यानी आत्मा सत्य है। अर्थात ये जो संसार है ये मिथ्या है। संसार मतलब आज नहीं तो कल अमिट एक तरीके से मिट जाएगा, परंतु ये जो आत्मा है आत्मा अमर रहेगी।
तो हमें अपनी आत्मा को निखारने पर जो है कार्य करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को कुछ इस प्रकार से जो है वो करना चाहिए, मतलब इसका ये संदर्भ नहीं है कि आत्मा परमात्मा अपन उधर रिलेट कर रहे हैं। मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप अच्छे विचारों को धारण करें, अच्छी शिक्षा दूसरों तक हस्तांतरित करें, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरें और समाज का कल्याण करें। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है बच्चों, जीवन मरण बोलते हैं ना कि आप कभी आप आज हो सकता है कल आपकी सांसें खुली ना खुली, ये भी एक चिंता का विषय हो जाती है। हमें ये नहीं पता कि हम कल किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, या किसी को नहीं पता। परंतु जब तक हमें मानव रूपी शरीर मिला है तो हम इसमें अधिकांश रूप में क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, तो इन्हें जो है आप देखें, भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच एक पुल निर्माता के रूप में भी ख्याति प्राप्त होती है, गुडविल इनकी जो बनती है। पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता ऐसे आप मान के देख लीजिए। क्यों? इसके पीछे मैं एक कारण बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये आपके स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युगदूत स्वामी विवेकानंद जी से आप और हम सब हमेशा प्रेरित रहते हैं। उनके जो विचार थे, उनसे सभी लोग कहीं न कहीं प्रेरणा लेते हैं। परंतु सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी इसी संदर्भ में उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। इस संदर्भ में ये बात समझी जानी चाहिए कि ये मानना था स्वामी विवेकानंद जी का कि पश्चिम का भौतिकवाद भी जरूरी है और भारत का आध्यात्मवाद भी जरूरी है। मतलब पश्चिम के भौतिकवाद और भारत के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण करके एक सभ्यता का और निर्माण होना चाहिए। मतलब आप जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है पश्चिम का, उसको अडॉप्ट करिए, और भारत में ये जो शांति है इसको भी अडॉप्ट करिए, अध्यात्मवाद। क्यों? नहीं तो आप बड़े बड़े परमाणु बम बना लेंगे और चुटकियों में उनको फोड़ना शुरू कर देंगे। पॉइंट समझ पा रहे हैं अच्छे से? तो इसलिए पश्चिम का भौतिकवाद और भारत का अध्यात्मवाद, तो इससे हम शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं, या हम इस तरीके से विश्व का निर्माण कर सकते हैं जो संपूर्ण रूप से लाभदायक होगा। तो इस आधार पर इन्हीं का एक प्रसंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, कि एक बार बहुत सारे बच्चों, इनके प्रेमियों, या जो इनके प्रति लगाव था, किनके प्रति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति। तो उनके द्वारा ये डिमांड करी गई कि हम जो है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये देखिए इनका उदार व्यक्तित्व कितना अच्छा है। ये बोलते हैं कि मेरा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? बर्थडे यदि सेलिब्रेट करना है, आपको किसी का बर्थडे मनाना है, तो इससे बढ़िया आप शिक्षक का बर्थडे मनाइए। तो इस आधार पर 1962 से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। प्यारे बच्चों, अब आप आई थिंक समझ पाए होंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी के साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कई महत्वपूर्ण पदों को धारित किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण पद है, आप 1952 से लेकर 1962 तक लगभग 10 साल की ये जो कार्यकाल है, इसमें भारत के पहले उपराष्ट्रपति। एक प्रश्न आपको प्री में ये आ जाएगा, पॉलिटी से भी रिलेट हो जाएगा, मतलब ये सब्जेक्ट आपका, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो रहे हैं, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके साथ 1962 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बन रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है राष्ट्रपति ये बनते हुए आई थिंक दिख रहे हैं आपको। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने, इस तरीके से भी आपको एग्जाम में प्रश्न फ्रेम हो सकता है। और इन्होंने उसी आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों का भी प्रमोशन करा है, उनको बढ़ावा दिया। कुछ महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त होती हैं, जैसे 1931 में इनको नाइटहुड सम्मान मिलता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित करा जा रहा है। 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता भी इन्हें जो है सम्मानित हो रही है, मिल रही है। और 1975 में देखिए टेम्पल्टन जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान करा जाता है। हिंदुत्व को कहीं न कहीं सपोर्ट इनका बिल्कुल था, परंतु एक उदार हिंदुत्व का सपोर्ट था। मतलब संकीर्ण मानसिकता वाले हिंदुत्व का इन्होंने सपोर्ट नहीं करा था। पश्चिम में जब भी भारतीय एक तरीके से धर्म, भारतीय दर्शन की जब आलोचना होती थी, तो ये एक प्रखर वक्ता थे और उस संदर्भ में ये ज़रूर बोलते थे और अपने विचारों को इस भांति प्रस्तुत करते थे कि न केवल लोग उसको अडॉप्ट करते थे, समझते थे और मानते भी थे बच्चों। तो इस आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको जानने जरूरी थे, वो भी मैंने अभी आपको बताए। अब राधा कृष्णन जी के जब विचार हैं, इनको आप देखें, इन्हीं को आप अपनी कॉपी में इंप्लीमेंट करें, जीवन में इंप्लीमेंट करें और मेंस के संदर्भ में भी समझें। क्या है? सबसे पहला
कि अच्छे शिक्षकों का सम्मान संस्कृति, सत्य और ज्ञान का सम्मान है। ध्यान से सुनना कि यदि अच्छे शिक्षक, मतलब शिक्षक भी कैसे हों, अच्छे हों, ध्यान से समझना, शिक्षक कैसे हों, अच्छे हों, उनका सम्मान संस्कृति का सम्मान है, सत्य का सम्मान है और ज्ञान का सम्मान है। मतलब ये सभी को करना चाहिए। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि समाज का विकास सत्ता से नहीं होता। तो भैया राजनीतिक वर्ग के ऊपर खरा तमाचा बिल्कुल दे रहे हैं कि सत्ता से नहीं होता है, मशीनों से नहीं होता है, बल्कि आदर्श शिक्षकों से होता है। क्यों? क्योंकि एक सत्ता का निर्माण करने वाले जो राजनेता हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक ही एक है जो इनका मार्गदर्शक बन रहा है। नई मशीनरी के डेवलपमेंट में किसी शिक्षक का योगदान होगा, समाज के विकास में शिक्षक का योगदान होगा और संपूर्ण विश्व के निर्माण में शिक्षक का योगदान ही होगा। तो इस आधार पर शिक्षकों के महत्व को समझे बिना हमारी तकनीकी और यांत्रिक प्रगति भी नहीं होगी। पॉइंट समझ पा रहे हैं? यदि शिक्षकों का एक तरीके से महत्व नहीं समझेगा जो समाज, जो देश, वहां पर कभी किसी का विकास नहीं हो सकता। उसी आधार पर जिस देश में शिक्षकों को हर जगह सम्मान मिलता है, उस देश की सर्वांगीण प्रगति होती है। इसलिए संपूर्ण देश के नागरिकों को इस पवित्र पेशे का सम्मान करना चाहिए। मतलब ये जो प्रोफेशन है, ये जो शिक्षकों का प्रोफेशन है, इसका संपूर्ण लोगों को, आपको, हमें, हम सबको जो है इसका सम्मान करना चाहिए। आप भी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान दें, आपके माता-पिता, आपका समाज में हम भी देते हैं और सभी लोगों को अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान देना चाहिए। पर किन शिक्षकों के प्रति? मैं फिर से बोलूंगा, जो अच्छे शिक्षक हैं। जो कैसे शिक्षक हैं? अच्छे शिक्षक हैं, जो लोभी नहीं हैं, जो स्वार्थी नहीं हैं, जो सिर्फ जो है अपना भला देख रहे हैं और जिन्हें आता भी कुछ नहीं है, उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। बच्चों समझ गए बात को? तो शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे। देखिए अलग एक और बात आई कि ऐसा शिक्षक भी नहीं जो जबरन फैक्ट्स रटा दे। फैक्ट्स रटाना ठीक है, कहीं कहीं काम आती हैं, वो बात भी समझी जाती है। पर बात ये आती है कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। क्योंकि जीवन किताबों से हटके भी है बच्चों, इस बात को याद रखना। आप सोच रहे हैं आप एक अधिकारी बन जाएंगे, आपका जीवन सरल हो जाएगा। जी नहीं, असली चुनौती तो तब तैयार होंगी जब आप शिक्षक, वो एक अधिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक अधिकारी बन जाएंगे। तो अधिकारी बनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, हमारा विद्यार्थी जीवन तो और बेहतर था। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। मतलब देखिए मानव का जो मस्तिष्क है, इसमें यदि अच्छे विचार देंगे तो वो अच्छी एक तरीके से कार्यों को करेगा। इसलिए आपको जो है, यदि मानव मस्तिष्क का सदुपयोग करना है, मतलब हमें अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, उनका सदुपयोग करना, यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। मतलब हमें वर्ल्ड में एजुकेशन का प्रमोशन इसी आधार पे करना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक आधार पर ही हम शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करें। इस शिक्षा में भेदभाव रहित शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। समझे बात को? आगे, शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब जब आप शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसका मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा जो वैचारिक दृष्टि से जो है अच्छा हो, जो हर चीज को समझने की क्षमता रखता हो, चुनौतियों का सामना कर सकता हो और साथ साथ देश की प्रगति में योगदान दे सकता हो। समझ गए बात को? तो इसी आधार पर हम बात करते हैं कि पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। तो पुस्तकों को भी कहीं ना कहीं राधा कृष्णन जी वेटेज दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पुस्तकों के माध्यम से क्या होता है कि चीजों का प्रचार प्रसार होता है। हालांकि इसका अद्यतन वर्जन, अपडेटेड वर्जन आ चुका है बच्चों। ये अपडेटेड वर्जन आपको पता होगा, ये अपडेटेड वर्जन आज के जमाने में इंटरनेट हो सकता है या सोशल मीडिया भी हो सकते हैं। पर सोशल मीडिया को इस संदर्भ में ना देखें आप कि सर सोशल मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। आप उन चीजों को देखें कि जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट छोटी छोटी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में मैं बात कर बोल रहा हूँ। और बड़े अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आते हैं, अट्रैक्टिव भी आते हैं, जिनको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट विचार जो है कि शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आती है। मतलब देखिए, एक आप चाहे राजनीतिक कितने भी परिवर्तन करके देख लीजिए, एक ही, और आप कितना भी पैसा कमा लीजिए,
उसमें आप इस बात को हमेशा याद रखना कि इस आधार पर शांति कभी नहीं आ सकती यदि मनः शांति नहीं है। जो व्यक्ति बोलते हैं ना आत्मसंतुष्ट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जब आप संतुष्ट व्यक्ति होंगे, आप इन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली दरकिनार करने लगेंगे। अदरवाइज आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कहीं ना कहीं अशांत रहेंगे, रातों की नींद हराम रहेगी और दूसरों का अहित करने के लिए जीवन भर सोचते रहेंगे। तो उससे बचिए। उसके बाद में देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। कैसा? निर्मल मन, मतलब जिसका मन जो है निर्मल हो, उसके मन में दूसरों के लिए किसी प्रकार का अहित ना हो, वह लोभी ना हो। तो इस आधार पर जब आप इस पॉइंट को समझेंगे तो स्वयं के साथ ईमानदारी, आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। बच्चों इस बात को याद रखना, यदि आप अपने प्रति ही ईमानदार नहीं हैं, आप क्या जगत का भला करेंगे, क्या दूसरों का भला करेंगे, क्या दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए आपको अपनी ईमानदारी पर हमेशा अडिग रहना चाहिए और आध्यात्मिक अखंडता, क्योंकि ये मन शांति के लिए जरूरी है, तो आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके संदर्भ में। आप सुबह उठ के जो है भ्रामरी प्राणायाम कर लें, कुछ योगा कर लें, कम से कम शांत बैठें, जो है आप इस संदर्भ में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इससे आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आप जब अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी आएगी, ये जीवन और आपका सरल हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के संदर्भ में भी ये कुछ बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों में नहीं बल्कि हर मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। मतलब लोकतंत्र का इन्होंने किस तरीके से व्याख्या करी, उस बात को भी आप समझ लीजिए कि यह किसी विशेष लोगों का नहीं है। समझ गए? मतलब ये किसी सत्ता वर्ग के अधीन भी नहीं है, अमीर वर्ग के भी अधीन भी नहीं है, परंतु यह हर मनुष्य के लिए है। और वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संभावनाओं पर एक यकीन को दर्शाता है। समझ गए बात को? उसके बाद राधा कृष्णन ने पूर्व देखिए राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भांति स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रपति के वेतन में कटौती कराई थी। मतलब अपनी इच्छा से। अभी मैं बताऊंगा कितनी सैलरी ली थी इन्होंने, वो भी देखना, मैं आपको बताऊंगा और महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग में। उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है। किससे मिल सकता है? एक तरीके से राष्ट्रपति। तो मतलब सर्वहारा वर्ग के लिए इन्होंने राष्ट्रपति के दरवाजे खोल दिए कि आइए आराम से मिलिए, मैं भी आप में से ही हूँ, कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ, कोई एक ऐसा भगवान नहीं हूँ। और यही भारतीय लोकतंत्र की गरिमा भी है बच्चों। तो इस आधार पर एक और अच्छी बात आती है कि जब चीन के साथ युद्ध में भारत पराजित होता है तो कहीं ना कहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन पंडित नेहरू की भी आलोचना कर जाते हैं। आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि ये इस प्रकार के प्रखर व्यक्ति थे कि यदि इन्हें कोई बात गलत लगती थी तो उसको बिल्कुल ये खुल के बोलते थे। ऐसा नहीं है कि उसको बिना ऐसे दबाव में या किसी के जो है प्रभाव में आकर बात करें। उसके बाद एक छोटा सा और प्रसंग मैंने यहाँ पर ऐड करा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति क्या है, उसके संदर्भ में भी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ हो जाए, मजा आएगा। ठीक है, तो शिक्षक दिवस विशेष पर एक और टॉपिक आया प्यारे बच्चों कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात। किसकी बात हो रही है? शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात की बात हो रही है। शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात का संदर्भ ये है कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया में विद्यार्थी हो, उसके ऊपर एक शिक्षक हो। उसके ऊपर न से विद्यार्थियों के ऊपर बैठने की बात नहीं हो रही है, मतलब उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कितने मिनिमम शिक्षक की आवश्यकता होती है। हाल ही में जब हमारे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों से भी पीछे है बच्चों। सोचिए कितनी चिंता का ये विषय है। मतलब सरकारें नोटिफिकेशन देती हैं, रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम करवाती हैं, बच्चे पास भी हो जाते हैं और बावजूद उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, उनको हड़ताल करनी पड़ती है, बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कई वर्ष तो ऐसे हो जाते हैं कि बेचारे असहाय होकर ये रास्ता या छोड़ देते हैं। तो जब शिक्षकों की स्थिति दयनीय है तो समाज की स्थिति कैसी होगी, राज्य की प्रगति कैसी होगी, इस पर भी चिंता करने की बात है। और ये न केवल प्राइवेट का है और सरकारी का है बच्चों, अपितु प्राइवेट में भी मैं कुछ प्रसंग बोलूंगा, बात बोलूंगा, उसको भी ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इतना शिक्षा का स्तर क्या है।
तो शिक्षा के संदर्भ में यदि मैं तुमसे बात करूं तो अभी तो सरकारी तो आपको पता ही है कि क्या स्थिति है। सरकारी के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो सरकारी के साथ साथ आप देखना कि प्राइवेट में भी क्या स्थिति है। प्राइवेट स्कूल वाले सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय हाल ही में दिया गया कि सबसे पहले तो भैया विद्यार्थियों के पैसे लौटाओ, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा क्या लेते हैं, फीस ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या ले लेते हैं बच्चों, फीस ले लेते हैं। अब फीस लेने के बाद ये क्या मास्टरमाइंड गेम करते हैं उसको समझिए। ये जो है हर समय मार्च के आसपास रिक्रूटमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, मार्च के आसपास ये क्या निकालते हैं, शिक्षकों के लिए रिक्रूटमेंट। प्राइवेट शिक्षक सारे सुन ले, थोड़ी सी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। तो प्राइवेट शिक्षकों के लिए क्या निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट मार्च के आसपास। अब मार्च के आसपास रिक्रूटमेंट निकाली जाती है और इनका जो है फरवरी तक टर्मिनेशन तैयार करके वो पहले से ही रख लेते हैं कि अब इन शिक्षकों को हमें निकालना है, फिर से न्यू रिक्रूटमेंट लेनी है। अब न्यू रिक्रूटमेंट क्यों लेनी है, इस बात को समझिए। ये न्यू रिक्रूटमेंट इसलिए लेना चाहते हैं बदमाश लोग, इसके पीछे ये कारण होता है कि भैया शिक्षकों को परमानेंट ना करना पड़े, क्योंकि जब किसी शिक्षक को परमानेंट करेंगे तो उसको और कुछ फैसिलिटी जो है इन स्कूल वालों को देनी पड़ती है। समझ गए बात को। तो इस आधार पर शिक्षक को परमानेंट ये क्या कर नहीं करते हैं, परमानेंट नहीं करते हैं। अब देखिए खुद से समझिए, मेरी एक एक्चुअल जेन्युइन बात को समझिए। जिन शिक्षकों को अपने ही भविष्य की चिंता हो वो कैसे ईमानदारी से पढ़ा पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो वो माता पिता जो अपने बच्चों को खासकर इन प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं वो भी इस बात को समझें कि आज शिक्षा का स्तर गिर क्यों रहा है। आज हर एक व्यक्ति या बच्चों में वो शिक्षा दीक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण भी समझिए। क्योंकि शिक्षक खुद अधर में लटका हुआ है, इन प्राइवेट स्कूल्स के जाल में फंसा हुआ है। ये 12 की जगह 14-14 घंटे नौकरी करवाते हैं। टीचरों को बुलाते हैं उस दिन भी जिस दिन छुट्टी होती है कि इनको फ्री नहीं बैठने देना है। जबकि ये पेशा ऐसा है, यकीन मानिए कि इसमें स्वतंत्र रूप से विचार करने वाला व्यक्ति और अच्छे से पढ़ा पाएगा। मतलब उसको वैचारिक स्वतंत्रता तो दीजिए कम से कम, जिसके आधार पर वह कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा पाए। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों का काला धंधा है इस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए मैं कहता हूं। और सरकारी स्कूल का तो आपको पता है कि कहीं मैडमें स्वेटर पहन रही हैं, ये हाल हो रहे हैं, कहीं टीचर सो रहे हैं, कहीं टीचर रील बना रहे हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि दोनों प्राइवेट या सरकारी में सभी शिक्षक ऐसी हैं। कुछ बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, नई नई ट्रिक लेके आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और आज भी बच्चे उनके प्रति इतने समर्पित हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। आगे बढ़ता हूं। अब इस आधार पर हमारे भी सूत्राधार की चर्चा हो जाए। आज शिक्षक दिवस है तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। हमारे शिक्षक जो हैं राजेश जी, और राजेश सर ने हमें बहुत अपने मतलब जब हमारा बचपन था तब इन्होंने हमें भी बहुत कुछ सिखाया, और आज कहीं ना कहीं हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, या उस आधार पर हमारी नींव इन्होंने रखी थी, जिस नींव की बहुत जरूरत होती है बच्चों बचपन में। जब आपको गुरु ऐसे मिल जाएं तो आप यकीन मानिए आप भी आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। पर उसी का दूसरा पक्ष, ये तो हमारा पक्ष हो गया, ऐसे आपके भी गुरुवर को प्रणाम, हम सबके गुरुवर को प्रणाम, और माता पिता सभी को प्रणाम। ये तो हमारा वाला पोर्शन हो गया, मान के चलिए। आप भी जो है आज खूब स्टेटस लगा रहे होंगे, समर्पण कर रहे होंगे, या जो भी है। परंतु ये एक दिन का कोई शो ऑफ नहीं है। मैं कहूंगा किसी को भी यदि मानिए, यकीन से मानिए और ताउम्र मानिए, एक दिन की बात नहीं है बच्चों। अब बात होती है कि शिक्षक भावुक लोगों का समूह है जो दुनिया में बदलाव लाते हैं। पर यदि शिक्षक ना हो तो क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ईमानदारी से इसको पढ़ लेना बच्चों, समझे कि शिक्षक नहीं होते तो आपको और हमें कौन पढ़ाता। देखो है कि सही है कि नहीं। आज भी देश में 26 करोड़ व दुनिया के 80 करोड़ बच्चों में करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़कर काबिल बन रहे हैं। किसकी बदौलत, शिक्षा की बदौलत। हार्वर्ड के अनुसार 5 साल का एक बच्चा हर रोज 100 प्रश्न पूछता है। 2 से 5 साल की उम्र में हर बच्चा करीब 40,000 प्रश्न पूछता है। शिक्षक नहीं होते तो बच्चों के इन अंतहीन प्रश्नों का जवाब कौन देता, क्योंकि बच्चों के दिमाग में प्रश्न इतने आते हैं कि कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गए बात को। अगर शिक्षक नहीं होते तो दुनिया भर में 25,000 से ज्यादा और भारत में 1472 से ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं होते। सोचिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ हैं, आपके भारत में।
अगर शिक्षक नहीं होते तो कौन आपको 7 तरह की प्रमुख कलाएं जो कि संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, वास्तुकला, अभिनय कला और फिल्म विधा सिखा पाता? बताइए, शिक्षक नहीं होते दुनिया के लोगों को 7,000 से ज्यादा भाषाएं कौन सिखाता? हमें काबिल, संस्कारी और स्वस्थ बनाने के लिए हर शिक्षक का मैं भी आभार करूंगा। आप भी आभार करिए अपने शिक्षकों को, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इस बात को जरूर बताएं कि आपके शिक्षक ने आपको सबसे बेहतरीन क्या सिखाया। मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक और चीज आती है कि यहाँ पर लिखी हुई है कि कई बार जो है विद्यार्थियों का आकलन भी नंबर से करा जाता है। मैं कहूंगा सभी माता पिता से कि बच्चों का आकलन कभी नंबर से ना करें। ठीक है ना, बच्चा एक ऐसा एक तरीके से चिकनी मिट्टी है जिसे किसी भी तरीके का रूप दिया जा सकता है। तो आपको बच्चे को नंबर की जगह उसकी क्षमताओं के आधार पर नापना चाहिए, और इसी आधार पर उन बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। प्रेरक प्रसंग जानते हैं। अब जो इस फैक्ट के लिए मैं आपको बोल रहा था कि बड़े प्रेरक और रोचक प्रसंग भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो इस पर सबसे पहला एक बार ये है कि ये जो है जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आपने सुना होगा, और इनकी किताब है स्मरणांजलि। इस पर ये क्या लिखते हैं कि जब मॉस्को जाते हैं, रूस की बात हो रही है, भारत के राजदूत बने हैं यहाँ पर, मतलब अभी इस दौरान जो है मैं चर्चा जब कर रहा हूँ, मतलब जिस समय की बात हो रही है उस समय के लिए, तो भारत के राजदूत थे कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। स्टालिन से मिलने का ये बहुत प्रयास करते हैं, पर बहुत दिनों बाद जब स्टालिन इनसे मिलते हैं, मतलब पहले तो स्टालिन इनसे नहीं मिलते, पर जब ये इनसे मिलते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से क्या कहा कि हमारे देश में व्यंग्यपूर्ण तरीके से, देखिए शिक्षक जो है वो व्यंग्यपूर्ण तरीके से भी बहुत कुछ कह जाता है, समझदार व्यक्ति समझ पाता है, कि हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर था। उसने रक्त भरी राह से प्रगति की थी, किंतु एक युद्ध में उसके भीतर ज्ञान जाग गया। आप नो डाउट किसके बारे में चर्चा हो रही है आप समझ सकते हैं, यदि आपने प्राचीन इतिहास बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो युद्ध में उनके भीतर जो है ज्ञान जाग गया, और तभी से उन्होंने धर्म, शांति और अहिंसा की राह पकड़ ली। इसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये किसकी बात हो रही है, और यदि तुम वास्तविक स्टूडेंट हो पीएससी के तो बता दोगे कि किस सम्राट की बात हो रही है। ठीक है ना। स्टालिन का जवाब क्या आता है, देखिए कि उनके जाने के बाद स्टालिन जो है, कहीं ना कहीं स्टालिन को ये व्यंग्यपूर्ण तरीके से बोल के तो चले गए। अब आगे बात आती है कि जवाब जाने के बाद स्टालिन अपने दुभाषीय मतलब जो है ट्रांसलेटर होते हैं, समझ गए बात को। जब आप देखते होंगे कि जब बड़े बड़े राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो इनके बगल में एक व्यक्ति बोलता है, क्योंकि एक दूसरे की भाषा तो ये लोग भी जल्दी नहीं समझ पाते। तो इसके कारण क्या होता है कि ये ट्रांसलेटर उनको बताते हैं कि क्या बोला जा रहा है सामने व्यक्ति के द्वारा, और उसी को ट्रांसलेट करके वो लोग एक दूसरे को कन्वर्सेशन में सपोर्ट करते हैं। तो कहते हैं कि ये आदमी राजनीति नहीं जानता, ये केवल मानवता का भक्त है। कौन कह रहे हैं? स्टालिन अपने दुभाषी से बोल रहे हैं कि ये राजनीति इसको नहीं आती, परंतु मैं आपको बताऊं कि राजनीति के क्षेत्र में भी इनका इतना अच्छा योगदान है कि आज भी उनके लिए इनको याद करा जाता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। इनके नाम के पीछे की एक कहानी है बच्चों, इनके नाम के पीछे एक कहानी, उसको भी आप लोग थोड़ा सा जान लो, जरूरी है कि मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है अपने पैतृक गांव को छोड़कर अब जो है दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। शिक्षा दीक्षा के लिए ये कार्य कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अब इनका जो है माइग्रेशन हो रहा है एक से दूसरी जगह। तो इनके पुरखे ये चाहते थे कि तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारे गांव का नाम हमेशा रहना चाहिए। समझ गए बात को, मतलब ऐसी पहली परंपराएं भी चलती थी बच्चों, इसलिए गांव के नाम के साथ व्यक्ति का नाम जो है दोनों को जोड़ के देखा जाता था। तो इसी तरीके से उनका गांव है सर्वपल्ली। गांव क्या है उनका? सर्वपल्ली। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, इसलिए इनको बोला जाता है। समझ गए बात को, एक्चुअल नाम राधा कृष्णन है, और इस आधार पर इनको जो है सर्वपल्ली राधा कृष्णन कहा जाता है। अब मैं बात करूं आगे, तो इसमें अन्य तथ्य में देखिएगा, जब मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि सैलरी इन्होंने कम ली थी स्वैच्छिक आधार पे, तो जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 10,000 रुपए की मासिक वेतन, उस समय 10,000 रुपए मासिक वेतन तत्काल में बहुत ज्यादा है, ये मत सोचना कि इतना सा पैसा नहीं, उस समय 10,000 भी बहुत मायने रखते थे। तो वेतन में से केवल 2500 रुपए स्वीकार किए थे। मतलब सोचो अभी तुमको बोल दे कोई कि भाई ऐसा कर लो, तुम बोलोगे अरे नहीं 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 नहीं, पाप पड़ेगा। समझ गए बात को। तो शेष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जा रहे थे, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट था वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेज दिया जाता था।
इन्होंने वृद्धों और गरीबों की सहायता के लिए एक एनजीओ भी स्टैब्लिश करा बच्चों, और इस एनजीओ का नाम क्या है आपका हेल्पेज इंडिया। आप सुनते होंगे, बड़ा चर्चा में रहता है। तो गरीब वृद्धों की सहायता के लिए ये एक एनजीओ इन्होंने जो है स्टैब्लिश करा था, गैर लाभकारी संगठन स्टैब्लिश करा था। इंडियन फिलॉसफी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द फिलॉसफीज ऑफ द उपनिषद जैसी पुस्तकें लिखी इन्होंने, और एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स, ईस्ट एंड पश्चिम जैसे कुछ जो है इन्होंने राइट बुक्स जो हैं इनकी लिखी थी। तो एक दो बुकों के नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। अब आखिरी प्रसंग पे आता हूं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। होता ये है कि ये छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं सभी के बीच में इतने लोकप्रिय थे डॉक्टर राधाकृष्णन, कि एक दौरान ऐसा आता है कि देखिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए जब ये जा रहे थे, तो मैसूर विश्वविद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय जा रहे हैं। तो इस दौरान छात्र छात्राओं ने उन्हें फूलों से सजी हुई गाड़ी में लेकर जो है स्टेशन तक गए थे। मतलब एक्चुअल में उस समय बग्घियां चला करती थी मेरे हिसाब से। तो वो जो बग्घियों में आगे की तरफ आपको पता है कि घोड़े इत्यादि को जो है उसको लगाया जाता था, और फिर वो बग्घी आगे बढ़ती थी। तो विद्यार्थियों ने उस समझिए कि उस पूरी बग्घी को वो अपने हाथों से, छात्र छात्राएं सभी शामिल थे। तो इस कदर इनकी फैन फॉलोइंग थी कि आज के जमाने में ऐसी फैन फॉलोइंग होना बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। मतलब इस तरीके से विद्यार्थी इनको मानते थे। तो एक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार से डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता था, शायद ही आज किसी को जाना जाता हो। हम सब यदि मान लें, खुद की भी थोड़ी सी वो कर लें, तो उनकी मतलब एक छोटी सी चरणों की धूल के बराबर भी हम लोग नहीं है। मतलब एक शिक्षा के दौर पे वो जमाना आता है कि हर व्यक्ति को अपने शिष्यों के लिए कुछ करना होता है। प्रयास सभी करते हैं, परंतु जिस प्रकार के प्रयास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा करा गया, वो शायद ही कोई करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन के साथ-साथ आपको एक काम करना है कि आज के सेशन को जो है शेयर करते जाना है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, 2 प्रश्न मैंने आपको पूछे हैं, उन पर बिल्कुल दीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिए। तो इस आधार पर मैं आपसे यही कहूँगा कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार बिल्कुल किया जाना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की सभी को ज़रूरत होती है, मुझे आज भी है, आपको भी है, और हम सबको निरंतर बनी रहेगी। और साथ-साथ हम आप सब मिलकर जो है शांति के साथ-साथ इस शिक्षा-दीक्षा को आगे बढ़ाएँ, समाज निर्माण में सहयोग करें, देश निर्माण में सहयोग करें, और वैश्विक शांति में सहयोग करें। इस आधार पर अब मैं विदा लेना चाहूँगा, मिलूँगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों का। नमस्कार।